इन दोस्तों पचन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एंशिएंट हिस्ट्री रिवीजन क्लास में आज हम महाजनपद काल देखेंगे और मौर्य काल के बारे में देखेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे उसके बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि बुद्धकालीन भारत में पहली विशेषता जो कि राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी वह है विकेंद्रीकरण। हमको अंग्रेज़ों ने क्या कहा कि ये लोग बहुत डेवलप नहीं है, देश को ये लोग विकेंद्रीकरण की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ विकेंद्रीकरण देख लीजिए बुद्धकालीन जो भारत था उसके बाद में भी विकेंद्रीकरण था और बुद्धकालीन भारत से पहले भी हमारे यहाँ विकेंद्रीकरण भारत में था। ठीक है, विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। ठीक है, चलिए ये क्या था कि उस समय के राज्य आपस में संघर्ष किया करते थे अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, इसलिए उनको क्या कहा गया, संघर्षरत जनपद भी कहा गया है उस समय के जनपदों को। ठीक है, पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति के बावजूद इस काल में केंद्रीयकरण के प्रयास प्रारंभ हो गए। जैसे विकेंद्रीकरण बहुत ज़्यादा फैला हुआ था तो उस समय क्या हुआ कि उसको जब कई राज्यों ने एक दूसरे को जीतना चालू किया, तो जैसे एक राज्य है, मान लीजिए उसने 3-4 राज्यों को जीत लिया, तो इसने तीनों चारों पे आधिपत्य करके क्या किया कि इन तीनों को कुछ कुछ चीज़ों में तो दिया आधिपत्य कि आप चलाइए, लेकिन कुछ चीज़ों में क्या किया इसने कि इस चीज़ को हम ही देखेंगे। मतलब पूरा राज्य, ये तीनों राज्य या चारों राज्य यहाँ पे जिसने जीता था उसके पास जो उसकी सत्ता थी, उसका मेन केंद्र जो जीतने वाला राज्य था, विजेता राज्य था, उसके पास आ गई, है ना। इस काल में 16 महाजनपद थे। ओके, और इसमें से जो असमक नाम का एक जनपद था वो केवल साउथ इंडिया का था, बाकी सब जो है इस समय नॉर्थ इंडिया में ही है अपने। ओके, देख लेते हैं 16 महाजनपद थे कौन कौन। देखिए, एक तरफ महाजनपद दिया हुआ है, उसके राजा दिए हुए हैं, राजधानी दी हुई है, वर्तमान स्थिति दी हुई है। जो अंग महाजनपद है इसकी राजधानी क्या थी, चंपा। ओके, राजा ब्रह्मगुप्त थे। राजा को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो वहाँ का राजा कौन था, ब्रह्मगुप्त। और इस समय चंपा कहाँ पे है, तो पूर्वी बिहार में। ठीक है, पूर्वी बिहार और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बिहार में, पश्चिमी बंगाल में कहाँ पे है, ये जो है अंग जनपद। ठीक है, मगध महाजनपद कहाँ पे, इसकी राजधानी क्या है, राजगृह, और ये बिहार में है। काशी का वाराणसी, और ये उत्तर प्रदेश का वाराणसी जानते ही हैं। कौशल श्रावस्ती को कहते थे, श्रावस्ती राजधानी थी कौशल की। यहाँ का राजा प्रसेनजित, और उत्तर प्रदेश के फैजाबाद श्रावस्ती जानते हैं आप। वज्जी संघ, तो वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली। देखिए, व से वज्जी, व से वैशाली, 8 गणराज्यों का एक संघ था ये। ठीक है, 8 गणराज्यों का संघ था। ये कहाँ पे था, तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्वी। ठीक है, जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो जो उत्तर प्रदेश है तो उसका पूर्वी हिस्सा और बिहार का पश्चिमी हिस्सा, तो इसमें फैला हुआ था क्या, वज्जी। मल्ल संघ, तो ये कुशीनारा एवं पावा, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में था मल्ल संघ। और चेदी महाजनपद, तो इसकी राजधानी शक्तिमती। ठीक है, और बुंदेलखंड में थी ये। वत्स महाजनपद, कौशाम्बी। उदयन, इसका महान जो सबसे प्राचीन फेमस राजा था उदयन। उदयन नहीं है, उदयन है। उदयन अलग है और उदयन अलग है। ठीक है, उदयन ये आपको मिलेगा मगध महाजनपद में, और ये कहाँ, उदयन कहाँ पे है, तो ये वत्स में है। ठीक है, तो वत्स, कौशाम्बी, और ये उदयन क्या है, इलाहाबाद के आसपास। ठीक है, कुरु महाजनपद, तो कुरु महाजनपद इंद्रप्रस्थ राजधानी थी इसकी, दिल्ली, मेरठ और हरियाणा में पड़ेगा इस समय। पांचाल, इसकी राजधानी अहिछत या कामपिल, तो दोनों पूछ लेता है, कभी कभी अहिछत दे देता है, कभी कभी कामपिल, तो याद रखिएगा रुहेलखंड में पड़ेगा, ये भी उत्तर प्रदेश का है। मत्स्य जो है विराटनगर राजस्थान। सूरसेन, मथुरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, असमक, पोतन या पोटली, तो यही आपका साउथ इंडिया का है केवल एक, तो ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है। ठीक है, अवंती, उज्जैनी। ठीक है, अवंती की राजधानी क्या है, उज्जैनी या महिष्मती, ये दोनों राजधानी है इसकी। तो चंड प्रदोत यहाँ का ही शासक था, चंड प्रदोत, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। गांधार, तक्षशिला, इसकी राजधानी है। पुष्कर सरीन इसका राजा था, और पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में इस समय पड़ता है गांधार। ठीक है, कंबोज, तो हाटक या राजपुर इसका जो है राजधानी है, और ये उत्तरी अफगानिस्तान में पड़ता है। तो ये 16 जहाँ महाजनपद हो गए। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, इसमें से, और बाकी 8 पूरे देश में फैले हुए हैं।
देखिए, महाजनपदों के बाद में मगध का उत्कर्ष होता है। सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था। तो चलिए देखते हैं मगध में कौन कौन से राजा कैसे बने। ठीक है, हर्यंका वंश सबसे पहले आता है 544 से 412 ईसा पूर्व में। ओके, ईसा पूर्व मतलब BC, जो कि उल्टा चल रहा है। मतलब मान लीजिए 100 है तो 100 से लेके उल्टा आएगा 1 तक, 1 के बाद फिर 0 आएगा और 0 से क्या आएगा 1, फिर 2, फिर 3, 4 और अब जो चल रहा है 2024। ठीक है, तो BC उल्टा चलता है, फिर AD सही से चलेगा 1, 2, 3, 4 करके। तो चलिए देखते हैं। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व। ठीक है, यह इस वंश का प्रथम शासक था। इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। और बाद में इसने राजधानी क्या कर लिया? अपना राजगृह में स्थापित कर लिया। ठीक है, बिंबिसार, इसका नाम है बिंबिसार। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इसने दूसरे दूसरे राजाओं के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करना चालू किया। वहाँ की बेटियों के, उनके बेटी और बहनों के साथ में अलग अलग राज्यों में। तो क्या हुआ कि मद्र नरेश जो है मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ में इसने विवाह किया। ये बिंबिसार की पत्नी थी क्षेमा, और ये बाद में क्या बन गई थी? बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। बिंबिसार के अवंती के शासक, बिंबिसार का क्या था कि अवंती के शासक चंद्रप्रदोत, अवंती अभी मैंने बताया था आपको। तो चंद्रप्रदोत के साथ में इसने क्या किया? मैत्रीपूर्ण संबंध रखे अवंती के शासक के साथ में। एक बार चंद्रप्रदोत पांडु रोग से, मतलब जो पीलिया है, इस जो है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई। तो बिंबिसार ने क्या किया कि अपना उसको राजवैद्य था जीवक, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसकी दवा या इलाज करने के लिए कहाँ भेजा? उज्जैनी। उज्जैनी क्यों भेजा? क्योंकि जो प्रदोत था कहाँ का शासक था? अवंती का। अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैनी, है ना। तो उज्जैनी भेजा। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, है ना, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके जो है अंग को जीत लिया था, अंग राज्य को। ठीक है, ब्रह्मगुप्त को पराजित कर उसका वध कर डाला। और ये मगध, फिर क्या है कि मगध की प्रथम विजय थी कौन? अंगराज। अंग राज को किसने जीता था? बिंबिसार ने। बिंबिसार का पुत्र फिर राजा बनता है और अपने पिता बिंबिसार को मारकर ये गद्दी को हासिल करता है। 492 से 461 ईसा पूर्व तक ये राजा रहता है। ये अंग का गवर्नर था। राजा बनने के पहले जैसे इसके पिता ने अंग को जीत लिया, तो अपने बेटे को क्या किया था? अंग का गवर्नर बना दिया। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछता है कि राजा बनने से पहले जो फेमस राजा थे वो कहाँ के, क्या, किस पद पे थे। तो ये अंग का गवर्नर था और फिर अपने पिता को मार के क्या बना? मगध का सम्राट बन गया। ठीक है, इसने क्या किया कि अजातशत्रु ने प्रथम युद्ध किससे किया? तो कौशल नरेश प्रसेनजीत से किया। ठीक है, जिसमें दोनों ने एक एक युद्ध विजय प्राप्त की। 2 युद्ध हुए, जिसमें से एक में कौशल जीता, कौशल नरेश प्रसेनजीत, और एक में कौन जीत गया? अजातशत्रु जीत गया। अंततः दोनों में संधि हो गई और संधि के अनुसार प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वज्जिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया, एवं काशी ग्राम की आय दहेज के रूप में दे दिया। काशी को किसके रूप में? दहेज के रूप में दे दिया। ठीक है, अजातशत्रु का दूसरा युद्ध किसके साथ हुआ? वैशाली। देखिए, अजातशत्रु ने पहले लड़ा किसको? जो है कौशल नरेश से, और फिर अब लड़ गया है किससे? वैशाली के राजा से। तो वहाँ के राजा हैं चेटक। ठीक है, और अजातशत्रु ने रथ मूसल एवं महाशिला कंटक नाम का 2 गुप्त युद्ध अस्त्रों का प्रयोग किया था इसमें। एक का नाम था रथ मूसल और दूसरे का नाम था महाशिला कंटक। ठीक है, अंततः चेटक राजा पराजित हो गया था, मतलब वैशाली का राजा जो चेटक था वो पराजित हो गया। और जो आपका ये मगध के नरेश थे अजातशत्रु, ये जीत गए। ठीक है, तो इसने क्या किया कि प्रथम बौद्ध संगीति भी आयोजित की। इसके शासनकाल में राजगृह में आयोजित हुई थी। इसी के समय महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसने बुद्ध के भस्मावशेष पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। उदयन, अब आगे उदयन किसका पुत्र है? ये तो ये पुत्र है अजातशत्रु का। अजातशत्रु का पुत्र है। 461 से 445 ईसा पूर्व तक इसने राज किया। इसने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को, राजगृह जो था, राजगृह के स्थान पर इसने पाटलिपुत्र को, पटना को क्या किया? अपनी राजधानी बनाया। तो अब देखिए, अब आ गया इसके मरने के बाद में शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश जो है, शिशुनाग वंश ये 412 से 344 ईसा पूर्व तक राज करता है। तो इसका जो प्रथम राजा था शिशुनाग, 412 से 394 ईसा पूर्व तक राज किया इसने, और वैशाली को इसने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, देखिए राजधानियाँ कैसे बदल रही हैं। पहले गिरिव्रज, फिर राजगृह, फिर पाटलिपुत्र आ गया, है ना। पाटलिपुत्र को उदयन ने बनाया। अब आ गया राजधानी कहाँ पे टल के आ गई? वैशाली। ठीक है,
फिर काला अशोक आता है और इसने क्या किया कि राजधानी वैशाली से फिर कहाँ लेके गया, पाटलिपुत्र। तो ये देखिए सब राजधानियों को चेंज करते रह रहे हैं और इनका नाम याद रखिए कि कौन कहाँ पे लेके जा रहा है, क्योंकि यही परीक्षा में पूछा जाता है। महापद्मनंद नंदवंश का आ गया 344 से 422 ईसा पूर्व में। ओके, और इसने क्या किया कि नंदवंश का संस्थापक था महापद्मनंद। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है नंदवंश का। महापद्मनंद जो है इस वंश का सबसे महान शासक था। नंदवंश का सबसे महान शासक महापद्मनंद था। इसने क्षत्रिय राज्यों को जीत कर जो है अपने राज्य में मिला लिया था, कई सारे क्षत्रिय राज्यों को। कलिंग नरेश खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में से पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग विजय की थी। ठीक है, अब कलिंग विजय का नाम आप याद रखते हैं तो फिर अशोक ही सीधा दिमाग में आता है, लेकिन उससे पहले जो पद्मनंद है इसने भी कलिंग को जीत रखा था। तो कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग विजय जो है कलिंग पे प्राप्त की थी, और वहाँ से जो है एक जिन मूर्ति को अपने साथ मगध लेके आया था, जिन मूर्ति को। ठीक है, इसने कलिंग की सिंचाई है तो नहर का निर्माण करवाया था। तो कलिंग की सिंचाई हो नहर का निर्माण किसने करवाया था? अशोक पहले नंबर पे दिया रहता है और आप टिक मार के चले आते हैं, ऐसा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कलिंग की सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया महापद्मनंद ने करवाया है। ओके, घनानंद इसी का बेटा है जो कि 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक राज करता है। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया का यूनानी शासक सिकंदर जो है पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करता है और यूनानी सत्ता को नींव पे रखता है, यूनानी सत्ता की नींव भारत में रखता है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त एवं कौटिल्य ने क्या किया, जो है मगध पर आक्रमण कर दिया और मौर्य वंश की नींव डाली। अब चलिए देखते हैं कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अभी तक। तो मगध के सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। तो मगध जो राज्य है इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। बिंबिसार के राजवैद्य जीवक जो था उसकी माँ कौन थी? वेश्या थी एक। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखिए, पता नहीं पूछ ही ले। वत्स नरेश उदयन जो था उसका अब देखिए यहाँ पे वत्स नरेश की बात हो रही है, वत्स नरेश उदयन, ये उदयन है। और जो अभी मगध में आपने पढ़ा है जो कि राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया था, राजधानी को पाटलिपुत्र लेके गया था, वो उदयन था और ये है उदयन। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये उदयन कहाँ पे है? ये वत्स नरेश उदयन अपने यहाँ पे पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, कहाँ? बुंदेलखंड में। ठीक है, तो यह बीड़ा वादक था, बहुत अच्छा बीड़ा वादक था और हाथी पकड़ने में बहुत माहिर था। तो एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा राजा हाथी पकड़ने में बहुत ज़्यादा माहिर था, तो वो कौन है? उदयन है, इसको महारत हासिल थी। मौर्य साम्राज्य, अब न्यू पड़ गई मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, तो इसके स्रोत देख लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य के स्रोत कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं। तो ये प्राप्त होता है अर्थशास्त्र है, जो कि कौटिल्य की रचना है, संस्कृत भाषा में लिखी थी। अर्थशास्त्र के अनुसार जो है अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण और 4000 श्लोक हैं इस पूरे रचना में। ठीक है, इंडिका से भी हमको मगध के बारे में जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है और इसका लेखक कौन है? मेगास्थनीज, ये यूनानी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अब आते हैं अभिलेखीय स्रोत। अभिलेखीय स्रोत भी हैं इसके कुछ, जिससे हमें राजधानी जिसकी जानकारी मिलती है। तो ये अशोक के अभिलेख हैं और रुद्रदामन जो जूनागढ़ का अभिलेख है, तो ये भी, इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में कई सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसका पहला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने जो है 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम शासक तथा संस्थापक था। ठीक है, चंद्रगुप्त के पिता कौन थे? मौर्य वंश के क्षत्रिय के सरदार थे। अब देख लीजिए, थोड़ा सा रुकिए और देखिए, अगर यहाँ पे आप वर्ण व्यवस्था को देखें और वर्ण व्यवस्था अगर ऐसी होती कि क्षत्रिय ब्राह्मण बहुत ऊंचे हैं, वैश्य है, और फिर शूद्रों को मतलब छुआ नहीं जाता है या बैठने नहीं दिया जाता है या उनका तिरस्कार किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है समाज से, अगर ऐसा होता तो मौर्य वंश के क्षत्रियों का सरदार इसका पिता कैसे होता? क्योंकि इसको तो किसने, बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उन लोगों ने शूद्र माना है और फिर मान रहे हैं कि इसका पिता जो है चंद्रगुप्त का पिता ये सरदार था किसका? मौर्य वंश के क्षत्रिय राजाओं का। तो इसका मतलब उस समय छुआछूत वगैरह नहीं थी, है ना। और लोगों को जो वर्ण व्यवस्था अगर रही भी होगी तो किस हिसाब से थी? कर्मों के अनुसार थी उसके जो है, और उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि दीनहीन किसी को समझा जाए। चलिए, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर जैसे ब्राह्मण ग्रंथों ने क्या कहा है कि मौर्यों को शूद्र माना है। ओके, मौर्यों को शूद्र जाति का माना है। चलिए, कोई बात नहीं है। पुराण नंदों को शूद्र मानता है। पुराण में जो है नंदों को शूद्र माना गया और कई जगह कई इतिहासकारों ने नंदों को क्या माना है? नंद साम्राज्य महापद्मनंद वगैरह इनको ब्राह्मण माना है और कईयों ने जो पुराणों ने शूद्र माना है।
चंद्रगुप्त ने नंद की पत्नी मूरा से उत्पन्न मानते हैं। चंद्रगुप्त को कैसे मानते हैं कि ये महापद्म नंद की पत्नी मूरा से उत्पन्न था। ठीक है। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त को निम्न कुल से उत्पन्न बताया है। स्पूनर ने इसे पारसी माना है। स्पूनर ने चंद्रगुप्त को पारसी माना है और जस्टिन ने इसको क्या कहा है, निम्न कुल से उत्पन्न माना। सूत्र नहीं बताया लेकिन निम्न कुल से उत्पन्न बताया। रोमना थापर अपने यहाँ के बहुत बड़ी इतिहासकार थी, तो इतिहासकार हैं, तो इन्होंने क्या माना है, रोमना थापर ने इनको वैश्य बताया है, मतलब बनिया। ओके। चंद्रगुप्त मौर्य का राजरोहण। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने राजरोहण 322 ईसा पूर्व में माना जाता है। 28 फरवरी 1793 में विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम उपरोक्त नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। ठीक है। चलिए, साम्राज्य विस्तार इनका कैसे हुआ था, ये सब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आइए देख लेते हैं आगे और क्या है। तो देखिए, सेल्यूकस निकेटर तो जो है 305 बीसी में सिकंदर का सेनापति जो है सेल्यूकस निकेटर, सीरिया के शासक सीरिया का शासक था। तो इसने क्या किया, सेल्यूकस ने जो है सिकंदर के द्वारा पूर्व में विजित भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। जैसे सेल्यूकस निकेटर जो था, सिकंदर ने जो राज्य जीते हुए थे, तो उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना अधिकार जमा लिया, इन लोगों को खदेड़ दिया। तो सेल्यूकस निकेटर कहाँ पे राज करता था, सीरिया में। तो इसने कहा कि ये हमारा राज्य है, हमारे मालिक ने जीता था, तो इसने क्या किया, फिर से इन राज्यों पर आक्रमण कर दिया। तो उसमें क्या होता है कि मौर्य साम्राज्य फिर बचाने आता है, उससे लड़ने आता है, और चंद्रगुप्त मौर्य उसमें जो है सिंधु नदी के किनारे उसको युद्ध में हरा देते हैं, सेल्यूकस को। तो सेल्यूकस क्या करता है कि युद्ध में हारने के बाद अपनी बेटी की जो है शादी, उसकी बेटी का नाम था हेलेना कार्नेलिया, बहुत सुंदर थी, तो उसे अपनी बेटी का शादी कैसे कर देता है, जो है उनसे, चंद्रगुप्त से। ठीक है, अपनी बेटी की शादी कर देता है और 4 राज्य चंद्रगुप्त को दहेज में दे देता है। कौन कौन से, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। ये चंद्रगुप्त मौर्य को किस में दे देता है, दहेज में दे देता है। चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित हो जाते हैं और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में आके रहने लगता है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु मैसूर के श्रवणबेलगोला में होती है, क्योंकि इसने क्या किया था, जैन धर्म को अपना लिया था और संथारा पद्धति से इसने अपनी जान दी थी। बिना भोजन खाए, बिना भोजन पानी का त्याग करके इन्होंने जो है अपनी जान दे दी थी। श्रवणबेलगोला, जो कि आजकल कहाँ पे पड़ता है, ये कर्नाटक में। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये इनका प्रभाव जो है साउथ इंडिया में भी साम्राज्य इनका फैल चुका था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य गवर्नर इसका जो था पुष्यगुप्त वैश्य, इसका क्या नाम था गवर्नर का, पुष्यगुप्त वैश्य। तो इसने क्या किया था कि सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। कहाँ पे, सौराष्ट्र राष्ट्र में। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ही उल्लेख है कि अशोक के गवर्नर तुषास्प ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। ओके, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त तथा अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है उसमें, और दोनों का जो है बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए, जैनाचार्य भद्रबाहु। अब यहाँ पे जैनाचार्य भद्रबाहु की बात आ रही है। तो उनसे प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। मैंने इसको आपको बता दिया है भद्रबाहु से। ठीक है, तो याद रखिएगा भद्रबाहु। अब आते हैं, देखते हैं कि बिंदुसार जो है, बिंदुसार इसका राजा बनता है बाद में 298 से 273 ईसा पूर्व तक राजा रहता है बिंदुसार। इसको क्या, ये जो है सम्राट का अशोक का पिता था। यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को क्या कहा है, अमित्र चेटस, जो इसका मतलब है अमित्रघात। ठीक है, मतलब किसी को भी जो है किसी से हारता नहीं था और दुश्मनों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक था। अमित्रघात, अमित्र मतलब दुश्मन ही होता है ना। परिशिष्ट पर्वन में बिंदुसार का नाम बिंदुसार मिलता है परिशिष्ट पर्वन में। दिव्यावदान, अब आप एक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि परिशिष्ट पर्वन का जो लेखक है या रचयिता है वो कौन है। दिव्यावदान के अनुसार उत्तरापथ में राजधानी तक्षशिला के बिंदुसार के समय 2 विद्रोह हुए। ओके, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत डायमेकस, देखिए कहाँ का, सीरिया के शासक एंटियोकस का प्रथम राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में रहता था। ओके, यूनानी लेखक एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने पत्र के व्यवहार के माध्यम से एंटियोकस से क्या मांगा था, अंगूरी मदिरा, अंजीर तथा यूनानी दार्शनिक। तो इसने अंगूरी मदिरा और अंजीर भेज दिया था, यूनानी दार्शनिक देने से मना कर दिया था। ठीक है, इस समय आप समझ सकते हैं कि दार्शनिकों का कितना मूल्य था।
मिस्र नरेश टालेमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने अपना राजदूत डायनीसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो ये कौन से हैं? ये मिस्र नरेश हैं, ठीक है। और वहाँ पे अभी कौन था? सीरिया का नरेश था। अशोक आ गए 273 से 232 ईसा पूर्व। ये बिंदुसार की 16 रानियाँ थीं और उनसे 101 पुत्र थे, उसमें से एक अशोक भी था। तो क्या कहा जाता है कि इसने अपने जो सगा भाई था बिगताशोक, तो बिगताशोक को छोड़ के बाकी 99 भाइयों को मार डाला था अशोक ने, और फिर राजा बना था। कई कई जगह 99 भाइयों को मार के राजा बनने की बात प्राप्त होती है, कई कई जगह पे 6 भाइयों की हत्या करके जो है इसने ये राजा बना था, ऐसा बताया जाता है। तो अब क्या सही है क्या गलत, वो तो इतिहास में है। जो आए आप फिर अपना जो है नंबर प्राप्त करने के लिए 6 है तो 6 पे मारिए, 99 आए तो 99 पे आंसर टिक करके आना है। अशोक का सिंहासनारोहण जो है 273 बीसी में हो चुका था, लेकिन 4 वर्ष पश्चात इसने क्या किया? 469 बीसी में अपना राज्याभिषेक करवाया। ओके। इसकी माता का क्या नाम था? तो शुभद्रांगी नाम था, शुभद्रांगी। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की कई पत्नियों के नाम उल्लेख मिलता है। एक का नाम है असंग, जिसमें कई जो फेमस रानी है असंगमित्रा, महादेवी, पद्मावती और तिस्य रक्षिता। ओके। अशोक के इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख में अशोक की एक ही रानी कौन है? एक रानी जो उसका नाम है कारुवाकी। तो कौशाम्बी अभिलेख में कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। ओके। अशोक के अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख में एक ही पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। तो जो कौशाम्बी अभिलेख है इसका उसका रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहता है? रानी का जो है अभिलेख कहा जाता है। उसकी रानी का नाम मिलता है कारुवाकी और पुत्र का नाम मिलता है तीवर, ठीक है, अशोक का। देव नाम प्रियदर्शी अशोक के सर्वाधिक लोकप्रिय उपाधि थी। ओके। अशोक का नाम जो है अशोक का नाम अशोक 4 अभिलेखों से प्राप्त होता है। गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश में है, मास्की जो कि कर्नाटक में है, नेत्तूर जो कि कर्नाटक में है, और उडेगोलम ये भी कर्नाटक में है। तो इन सबसे गुर्जरा, मास्की, नेत्तूर और उडेगोलन, इन चारों जो अभिलेखों से प्राप्त होता है अशोक का नाम अशोक। सर्वप्रथम 1915 में मास्की लघु शिलालेख में अशोक का नाम पढ़ा गया। ओके। सर्वप्रथम कहाँ से मिला था? तो मास्की लघु शिलालेख से मिला था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक से 8 वर्ष बाद 261 बीसी में कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त किया। और कलिंग की विजय की जानकारी किससे मिलती है? इसके 13वें दीर्घ शिलालेख से मिलती है, ध्यान रखिएगा। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने जो है बौद्ध धर्म, जब कलिंग विजय प्राप्त कर लिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा मारकाट हो गई, तो इसने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, और यहीं से थोड़ा सा इसके अंदर धर्म जागृत होना चालू होता है, हैवानियत खत्म होना इसकी चालू होती है। ह्वेन सांग के अनुसार उपगुप्त ने अशोक के बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो किसने किया था? उपगुप्त ने, ठीक है। मौर्यों का केंद्रीय प्रशासन कैसा था? ये देखिए। तो मौर्यों का केंद्रीय प्रशासन कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था। राजा का पद वंशानुगत होता था, ठीक है। और इसमें जो है उप समितियाँ होती थीं जो कि मंत्रियों की अनेक मंत्रियों की जो है मिलाकर होती थी। देखिए, यूनानी इतिहासकारों ने अध्यक्ष को किसका क्या कहा है? मजिस्ट्रेट कहा है। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रमुख अध्यक्ष इसके कौन से थे? तो ये याद रखिए, इनका नाम याद रखिए। देखिए, शुल्काध्यक्ष किसको कहा जाता था? जो व्यापार से कर और चुंगी एकत्रित करता था। ये थोड़ा याद रखिए, कर और चुंगी मतलब जो शुल्क एकत्रित करता है उसको कहा गया शुल्काध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष जो माप तौल के मायने में जो नियंत्रित करता था, माप तौल बाट बट्टा ये सब देखता था, पौतवाध्यक्ष कहते थे। सूत्राध्यक्ष, अब देखिए सूत्रा मतलब सूत से क्या बनता है? कपड़ा। तो ये क्या करता था? वस्त्रोद्योग मंत्री था, ठीक है। सूनाध्यक्ष, सब कोई मार काट डाले, तो कहाँ पे मार काट होती है? बूचड़ खाने में, सभी जानवरों को मार काट डाले। तो चर्म उद्योग या बूचड़ खाने का जो अध्यक्ष होता था वो सूनाध्यक्ष कहलाता था। ये सब याद करने की ट्रिक है, अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। लक्षणाध्यक्ष, तो टकसाल, लक्षण मतलब उसको देखना पड़ता था कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो कौन सा अच्छा या खराब सोना, कौन सा खराब सोने का बना हुआ मुद्रा है, तो ये सब कौन देखता था? टकसाल का जो अध्यक्ष था, टकसाल में ही जो है मुद्राएं छपती हैं, तो टकसाल का अध्यक्ष जो है लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। अश्वाध्यक्ष घोड़ों का देखभाल करने वाला अध्यक्ष, हस्त्याध्यक्ष जो हाथियों का देखभाल करने वाला होता था, और अकाराध्यक्ष, ये बहुत ध्यान रखिए, अकाराध्यक्ष जो है खान मंत्री हुआ करता था, खनन मंत्री, ठीक है। आगे आता है मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। तो मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था में यूनानी इतिहासकार ने क्या लिखा है कि इसके 6 लाख पैदल सैनिक थे,
30,000 अश्व सैनिक थे, अश्वारोही, और 9,000 गज सैनिक थे, 8,000 जो है रथ थे इसके पास में। तो सोचिए कितनी महान सेना उस समय रही होगी इसकी। मेगास्थनीज के अनुसार सेना के देखरेख के लिए अलग एक विभाग बनाया गया था, जो है इस विभाग को 30 सदस्य थे। सेना की देखभाल के लिए केवल 30 सदस्यों का एक विभाग बनाया गया था। कौटिल्य के अनुसार राजा को सभी वर्गों के लोगों को सेना में नियुक्त करना चाहिए। ये कौटिल्य के अनुसार ही था कि पहले क्षत्रियों को ही केवल सेना में रखा जाता था। बाद में क्या हुआ कि कौटिल्य ने क्या कहा कि नहीं, इसमें जो है सभी राज्यों को, जो है सभी जातियों के लोगों को सेना में रखिए। कौटिल्य के अनुसार राजा को परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार के युद्ध करने चाहिए। तो किन कौन? तो एक है प्रकाश युद्ध, आमने सामने का युद्ध, कूट युद्ध मतलब चालाकी से छलबाजी से युद्ध, और एक है तूसरी युद्ध, अप्रत्यक्ष या जो है शत्रु युद्ध, या जो गृह छिड़वा देने वाला युद्ध होता है उस प्रकार से चाल चलने वाला युद्ध। तो आगे देखते हैं गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी। तो गुप्तचर व्यवस्था उसमें थी मौर्य काल में, और जो इनको अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष कहा गया है, और स्ट्रैबो ने गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कहा है। संस्था, तो उन गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था जो एक ही स्थान पर रह के गुप्तचर मतलब या जो है गुप्तचरी का काम करते थे, तो उनको कहा गया संस्था। और जो चल के नगर में इधर उधर चल के और बाहर जाके भ्रमण करके जो गुप्तचरी का काम करते थे उनको कहा गया संचरा। तो संस्था और संचरा याद रखिएगा किससे जो है मिलते जुलते हैं। तो ये हैं गुप्तचर के नाम, ठीक है, यह गुप्तचर के विभाग। न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो यहाँ पे फौजदारी न्याय के लिए कंटक शोधन और दीवानी न्यायालय का जो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था उसको धर्मस्थीय, और फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था वो कंटक शोधन कहलाता था। लेकिन सबसे बड़ा न्यायालय कौन था? राजा का जो महल था, वहाँ पे जहाँ राजा बैठता था, राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश था, उस राजा का महल सबसे बड़ा न्यायालय था। ओके, आते हैं राजस्व व्यवस्था इसकी देखते हैं कि कहाँ से राजस्व प्राप्त करते थे। तो मौर्यकालीन वित्तीय व्यवस्था राजस्व वर्ष आषाढ़ से ज्येष्ठ तक होता था। आषाढ़ ज्येष्ठ क्या है? तो ये जो है महीनों के नाम है, हिंदी महीनों के नाम। भाग जो वहाँ का राजस्व व्यवस्था एकत्रित होता था, तो उस राजस्व के क्या कहा जाता था? भाग। स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से लिया जाता था, स्वतंत्र रूप से लिया जाता था, कोई उसका पैमाना नहीं था। लेकिन अशोक ने लुम्बिनी में जो भाग है इसको घटाकर 1/8 कर दिया था, ठीक है, 1/8 कर दिया था। बिक्री कर, तो हिरण्य कर, बिक्री कर लिया जाता था, तो हिरण्य कर जो नगद कर था उसको हिरण्य कर कहा जाता था, और उदक भाग जो सिंचाई कर था उसको उदक भाग कहा जाता था। नगर प्रशासन, तो नगर प्रशासन कैसे चलता था? तो मेगास्थनीज के अनुसार पेली ब्रोथा, तो ये जो है पेली ब्रोथा किसको कहा गया है? पेली ब्रोथा किसको कहता था? ये तो जो पाटलिपुत्र राजधानी पाटलिपुत्र थी तो उसी को पेली ब्रोथा कहता था। तो पेली ब्रोथा के लिए 30 सदस्यीय एक सभा होती थी जिसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थीं। 6 समितियां काम करती थी, हर समिति में 5 सदस्य होते थे। तो टोटल आदमी कितने हो गए? 30। अब ये समझ लीजिए कि यही मंत्रिपरिषद थी इनकी। मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रमुख जो नगर का सबसे बड़ा प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे? एस्ट्रोनोमोई, एस्ट्रोनोमोई। अन्य प्रशासनिक इकाइयाँ, तो मौर्य काल के साम्राज्य प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अनेक प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांत जैसे बहुत बड़ा जो पूरा मौर्य साम्राज्य था वो अलग प्रांतों में विभक्त था, तो प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य की अपनी पूर्णतया के समय 5 चक्रों में विभाजित था। मतलब एक मौर्य साम्राज्य था और उसको 5 चक्रों में विभाजित कर रखा था, ठीक है। प्रत्येक चक्र में सम्राट द्वारा एक प्रांतपति, ठीक है, प्रांतपति को नियुक्त किया जाता था, जिससे क्या कहा जाता था? कुमार कहा जाता था। अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो अशोक के अभिलेखों की खोज जो है सर्वप्रथम टीफेंथनर ने की थी। टीफेंथैलर, ठीक है, नामक एक पादरी था। 1750 में, थोड़ा सा नाम 2-4 बार लीजिए, टीफेंथैलर, तो नाम याद हो जाएगा। और सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसप ने 1837 में इसके अभिलेखों को पढ़ा था। तो पढ़ने की जब बात आएगी तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था, और खोज की बात आ जाएगी तो टीफेंथैलर ने, ठीक है, इसकी खोज की। अशोक के अभिलेखों की मूल भाषा जो है प्राकृत है भाषा है, और अशोक के अभिलेख में कुल 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है: ब्रह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि और यूनानी लिपि। अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण तो देखिए अशोक के जो दीर्घ, पहले देखिए इसे अशोक के कौन कौन से अभिलेख हैं। तो दीर्घ शिलालेख है, लघु शिलालेख है, दीर्घ स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख है और अन्य अभिलेख। तो देखिए पहले दीर्घ शिलालेख के बारे में देखिए।
तो दीर्घ शिलालेख प्राकृतिक चट्टानों के बने होते थे, लघु शिलालेख भी प्राकृतिक चट्टानों का बना होता था। इसमें जो है प्रशासन व धर्म से संबंधित लेख हैं। इसमें कुल 14 बातें लिखी हुई हैं, कुल 14 लेख हैं इसके जो दीर्घ शिलालेख हैं। और देख लीजिए कि इसमें 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जो 14 शिलालेख हैं 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दीर्घ शिलालेख में ब्रह्मी एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। ब्रह्मी एवं खरोष्टी लिपि याद रखिएगा, ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। ओके, अब आ जाते हैं लघु शिलालेख। तो लघु शिलालेख प्राकृतिक चट्टान है, इसको आपने देख लिया। इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में संबंधित, तो देखिए जो बड़े शिलालेख थे उसमें क्या थे, धम्म के बारे में था, और इसमें जो लघु शिलालेख है इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में संबंधित है। और इसमें जो इसकी संख्या है 20 से अधिक स्थानों से प्राप्त हुआ है। ओके, और इसमें ब्रह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। और जो बड़े शिलालेख थे या दीर्घ शिलालेख उसमें ब्रह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि का प्रयोग किया गया था। ये आप ध्यान रखते चलिए। जो दीर्घ स्तंभ लेख हैं, दीर्घ स्तंभ लेख, तो दीर्घ स्तंभ लेख ये पत्थर के स्तंभ पर लिखे गए स्तंभ लेख हैं। इसमें अशोक के प्रशासन एवं धम्म, अशोक के प्रशासन एवं धम्म से संबंधित बातें हैं। इसमें अधिकतम 7 बातें लिखी गई हैं, ठीक है। और 7वां शिलालेख, 7वां लेख केवल दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में है, ठीक है। 7वां लेख केवल दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में है। ये कुल 6 स्तंभों से प्राप्त हुआ है। इसमें ब्रह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ओके, सब में ब्रह्मी लिपि का ही लगभग प्रयोग किया गया है। लघु स्तंभ लेख, तो ये पत्थर के स्तंभों से लिखे गए छोटे शिलालेख हैं। इसमें अशोक के प्रशासनिक निर्देश हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रशासनिक निर्देश हैं, यहाँ पे प्रशासन एवं धम्म, यहाँ पर व्यक्तिगत जीवन, और यहाँ पर प्रशासन एवं धम्म। तो देखिए यहाँ पे प्रशासनिक जो है निर्देश है। ये कुल 5 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसमें भी जो लिपि प्रयोग हुई है वो ब्रह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ओके, अब अन्य जो आ जाइए तो उनको गुहा लेख कहा जाता है। तो गुहा लेख बराबर की पहाड़ियों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये जो है 4 गुफाएं बनवाई, जो गुहा लेख है 4 पहाड़ी में अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई थी। इसी के लेख जो लिखवाए गए हैं वो गुहा लेख कहलाते हैं, जो दीवारों पे लिखे गए हैं, ठीक है। द्विभाषिक लेख हैं ये। सर ये क्यूना से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसमें यूनानी एवं अरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं धौली एवं जौगढ़। धौली एवं जौगढ़ से प्राप्त दीर्घ शिलालेख में लेख नंबर 11, 12, 13 नहीं मिलते हैं। ओके, यहाँ से 2 पृथक लेख मिलते हैं। पाकिस्तान से जो प्राप्त हुए हैं दीर्घ शिलालेख, उसमें जो लिपि है वो क्या है, खरोष्टी। भब्रू लघु शिलालेख में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म से आस्था व्यक्त करने का उल्लेख है। तो जैसे अशोक जो है बौद्ध धर्म में आस्था रखता था, ये कहाँ से प्राप्त होता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो किस अभिलेख से, तो भाब्रू लघु शिलालेख से, भाब्रू लघु शिलालेख से पता चलता है हमें कि अशोक का जो अशोक मानता था कौन से धर्म को, तो वो मानता था बौद्ध धर्म को, ठीक है। भाब्रू शिलालेख से। भाब्रू लघु शिलालेख अशोक के स्वयं को मगध का जो है राजा कहा है। कहाँ पे, भाब्रू शिलालेख में ही क्या कहा है, अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। यर्रागुडी, तो यर्रागुडी के दीर्घ एवं लघु शिलालेख दोनों प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, यर्रागुडी। तो ये नाम याद रखिए, यर्रागुडी। अब यर्रा से मतलब थोड़ा सा आप याद रखिए, यार, यार माने दोस्त। तो जहाँ पे दोस्त होंगे वहाँ पे सब कुछ मुमकिन है। तो वहाँ पे लघु और जो है दीर्घ शिलालेख दोनों प्राप्त हुए हैं। बस ऐसे नाम याद रखने की ट्रिक है, बाकी आप याद रख सकते हैं जैसे चाहें वैसे। द्वितीय दीर्घ शिलालेख में अशोक द्वारा अपने साम्राज्य एवं पड़ोसी राज्यों में मनुष्यों पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध करने के लिए उल्लेख है। किसमें, द्वितीय शिलालेख में। रुमिनदेही स्तंभ लेख में अशोक द्वारा बलि नामक कर है उसको कहा है कि समाप्त कर दीजिए, और भूमि कर को 1/8 कर दिया गया, ठीक है। रुमिन शिलालेख, रुमिन स्तंभ लेख में फिर से देख लीजिए। रुमिन स्तंभ लेख में क्या किया है अशोक ने, बलि नामक एक कर था, वो बलि नाम था कर का, तो उसको समाप्त ही कर दिया, और दूसरा जो भूमि कर था उसको घटा के 1/8 कर दिया है, ठीक है। इलाहाबाद कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख में रानी का अभिलेख कहा गया है। अभी मैं बता चुका हूँ आपको इसको पहले। प्रथम पृथक अभिलेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। तो ये पूछता है कि अशोक ने किस स्तंभ लेख में लिखवाया है, तो ये प्रथम स्तंभ लेख में है। 5वें दीर्घ शिलालेख में अशोक द्वारा अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति के उल्लेख मिलते हैं। तो 5वें शिलालेख में धर्म महामात्र नामक अधिकारी का उल्लेख। 13वें दीर्घ शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है।
अब आ जाते हैं सामाजिक व्यवस्था, देखते हैं मौर्य काल की। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का जो है उल्लेख किया है। मेगास्थनीज ने चतुर्वर्ण का उल्लेख नहीं किया है। तो मेगास्थनीज ने चतुर्वर्ण का उल्लेख नहीं किया है, कौटिल्य ने किया है। किंतु मेगास्थनीज के अनुसार आर्थिक आधार पर उसने भारतीय समाज को 7 वर्णों में बांटा है। ठीक है, आर्थिक आधार पर कौन कौन से? तो एक दार्शनिक, दार्शनिक में कौन कौन से आ गए? पुजारी, भिक्षु, विद्वान, कृषक। मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में कृषकों की संख्या बताई है। पशुपालक, व्यापारी, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और मंत्री, इन समाजों में बांटा है। ठीक है, मेगास्थनीज ने। दास प्रथा थी कि नहीं थी? तो भैया दास प्रथा थी। स्त्रियों की दशा, तो स्त्रियों की दिशा उस समय तक खराब हो चुकी थी, स्त्रियों की दशा में जो है गिरावट आ चुकी थी। समाज में 8 प्रकार के विवाह होने लगे थे, लेकिन विधवा विवाह, पुनर्विवाह होते थे। और जो पुनर्विवाहित स्त्री होती थी उसको क्या कहा जाता था? पुनर्भू। क्या कहा जाता था? पुनर्भू। चलिए आगे देखते हैं कि कृषि उस समय कैसी थी। तो कृषि कौटिल्य के ने कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य को सम्मिलित रूप से क्या कहा है? वार्ता। तो आपसे पूछ सकता है कि मौर्यकालीन शब्द जो है वार्ता, तो वार्ता किस लिए प्रयोग होता था? तो वार्ता जो है कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को सम्मिलित रूप है वार्ता। इसको किसके जो है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिया गया है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन भारतीय समाज 7 वर्गों में कृषकों की संख्या सर्वाधिक थी। ओके, मौर्य काल में कृषक स्वतंत्र रूप से कृषि करते थे, परंतु राज्य द्वारा ही सीताध्यक्ष की देखरेख में कृषि करवाई जाती थी। चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र में पुष्यगुप्त वैश्य के नेतृत्व में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अर्थशास्त्र के अनुसार वर्ष में 3 फसलें उगाई जाती थी। एक फसल जो हम रबी की फसल अब कहते हैं उसको हैमन कहा जाता था, खरीफ की फसल को ग्रैसमिक कहा जाता था और जायद की फसल को केदार कहा जाता था। ओके, अगला देते हैं उद्योग। तो मौर्य काल में अनेक प्रकार के उद्योग थे जो राज नियंत्रित होते थे, मतलब राजा का नियंत्रण होता था उद्योगों पे। मौर्य काल में कर्मांतिक साम्राज्य के उद्योग धंधों का प्रधान होता था, कर्मांतिक। और मौर्य काल में वस्त्र उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। भारत में मौर्य काल में सोना निकालने वाली चींटियाँ भी पाई जाती थी, सोना निकालने वाली चींटियाँ। व्यापार, मौर्य काल में व्यापार जल तथा स्थल दोनों मार्गों से होता था। तो याद रखिए, आपको कभी कभी ये जो है उसमें दे देगा पॉइंट में कि कौन ABCD करके, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मौर्य काल में जो व्यापार होता था जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापारियों के काफिले चलते थे, उनको क्या कहा जाता था? सार्थ। व्यापारियों के काफिले को क्या कहा जाता था? सार्थ कहा जाता था। व्यापारियों के काफिले के नेतृत्व करने वाले को सार्थवाह। ठीक है, चलिए भारत के पश्चिमी तट पे 2 बंदरगाह थे, एक का नाम था भरूकच्छ और दूसरा का नाम था सोपारा बंदरगाह। ठीक है, सोपारा और भरूकच्छ क्या थे? पश्चिमी तट के बंदरगाह थे। और ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ पे था? ये बंगाल में था, तो ये पूर्वी बंदरगाह था। ठीक है, पूर्वी तट का। आगे देखते हैं मुद्रा कौन कौन से चलती थी। तो जो मुद्रा का निर्गमन करता था उस अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहते थे, बता चुका हूँ। मुद्रा सोना, चांदी और ताम्र में ढाली जाती थी। तीनों जो है सोना की मुद्रा, चांदी की मुद्रा और ताम्र, तीनों मुद्राएं चलती थी। मौर्य काल में सर्वाधिक लोकप्रिय मुद्रा जो थी वो चांदी की मुद्रा थी। ठीक है, असली तथा नकली सिक्कों की जांच के लिए रूप दर्शक नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। मौर्य कला, तो मौर्य कला में देखिए पोलीब्रोथा मेगास्थनीज के अनुसार पोलीब्रोथा ये कहता था। पोलीब्रोथा किसको कहा जाता था? पाटलिपुत्र को। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा लिखा है। भारत का सबसे बड़ा नगर माना है और यह गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर स्थित है। पोलीब्रोथा 80, ये सब मतलब नहीं है कोई। ठीक है, आगे देख लीजिए कि फाहियान पाटलिपुत्र के राजप्रसाद वर्णन करते हुए फाहियान क्या लिखता है पाटलिपुत्र के बारे में कि यह राजप्रसाद पत्थरों से निर्मित था, यह मानव द्वारा नहीं देवताओं द्वारा निर्मित प्रतीत होता है। किसके बारे में लिखता है? पाटलिपुत्र के बारे में। कौन लिखता है? फाहियान लिखता है, चीनी जो दार्शनिक था। ठीक है, गुफाएं, तो बराबर की पहाड़ी में अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। किसके लिए? तो आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दिया था। ठीक है, बराबर की गुफाओं में निर्माण करवाया था। देखिए नागार्जुनी पहाड़ी पर अशोक के पौत्र, देखिए बराबर पहाड़ी पे किसने करवाया? अशोक ने। अब नागार्जुनी पहाड़ी पे कौन करवा रहा है? अशोक के पौत्र दशरथ ने 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था और उसे आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दिया था।
स्तूप, तो स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। मौर्यकालीन स्तूप ईंटों से बनाए गए थे, तो ये याद रखिए कि मौर्यकालीन जो स्तूप हैं वो ईंटों से बनाए गए हैं। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ऐसा कहा गया है, पता नहीं कितनों का करवाया था, लेकिन अशोक द्वारा बनाए गए अनेक स्तूपों के वर्तमान में 2 स्तूप ही शेष बचे हैं 84,000 में से, सांची का स्तूप और एक है सारनाथ का स्तूप। स्तंभ, तो अशोक ने अपने स्तंभों में लाल बलुआ पत्थर का निर्माण जो है स्तंभों को लाल बलुआ पत्थर से बनवाया था, तो स्तंभों का जो निर्माण हुआ है लाल बलुआ पत्थर से हुआ। लाल बलुआ पत्थर जो है चुनार, जो मिर्ज़ापुर में है, चुनार तथा मथुरा की पहाड़ियों से लाया गया था। 4 पशु ये जो है सारनाथ के स्तंभ में दिखाए गए हैं, हाथी, वृषभ, सिंह और अश्व। 24 तीलियों वाला चक्र दिखाया गया है। तो हमारा सारनाथ से ही जो है भारत सरकार का जो राज चिन्ह है वो लिया गया है सारनाथ स्तंभ से ही। तो भारत जो सरकार का राज चिन्ह है उसमें वृषभ और अश्व को दिखाया गया है तथा 24 तीलियां भी बनी हुई हैं, एक तरफ वृषभ है एक तरफ अश्व है। मूर्तिकला के बारे में, तो मौर्य शासक शिव तथा स्कंद की मूर्तियां बनाकर बेचते थे। ठीक है, सर्वाधिक प्रस्तर मूर्तियां कहाँ से मिली हैं, तो दीदारगंज, ये पटना में दीदारगंज मिलता है, जगह है, वहीं से प्राप्त हुई हैं। तथा चामर ग्राहिड़ी यक्षी की मूर्ति, चामर ग्राहिड़ी यक्षी की मूर्ति जो है 6 फीट 9 इंच लंबी है, एक औरत की मूर्ति कहाँ से मिली है, दीदारगंज पटना से। परखम में यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो परखम से क्या यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है, और दीदारगंज से चामर ग्राहिड़ी यक्षी की मूर्ति प्राप्त हुई है, यक्ष और यक्षी दोनों की मूर्ति प्राप्त हुई है। पटना, मथुरा, ऐच्छत, गाजीपुर आदि के उत्खनन से मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, मृदभांड, तो राजगृह से नॉर्थ ब्लैक पलिस्टेटेड जो वेयर मतलब NBPW के साथ गाढ़े काले रंग के मृदभांड मिले हैं। ठीक है, तो आइए महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म किसने अपनाया, चंद्रगुप्त ने, तो भद्रबाहु इसका मान लीजिए गुरु था। चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना प्राप्त कर जो है अपनी मृत्यु को अपने शरीर का त्याग किया। मौर्य काल में सिक्का जारी करने का लक्षणाध्यक्ष था। अशोक ने 8वें दीर्घ शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने धम्म यात्रा के प्रारंभ किया था। तो ये याद रखिए कि अशोक के 8वें दीर्घ शिलालेख से क्या प्राप्त होता है कि धम्म यात्रा का जो है धम्म यात्रा इसने प्रारंभ किया था। ठीक है, सर्वप्रथम अपने अभिषेक 10वें वर्ष में उसने बोध गया की यात्रा की थी। ठीक है, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में क्या किया था, बोध गया की यात्रा की थी। बुलंदी बाग, देखिए बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। ठीक है, यहाँ से मौर्यकालीन मृण मूर्तियाँ और अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, कहाँ से, बुलंदी बाग से। अशोक के 12वें दीर्घ शिलालेख में पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। तो पूछता है धार्मिक सहिष्णुता की बात अशोक के किस शिलालेख में की गई है, तो 12वें नंबर के शिलालेख में। चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त नाम से जाना जाता था। विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस, तो देखिए मुद्रा राक्षस किसका नाटक है, विशाख दत्त का, में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया। अशोक ने दूसरा एवं 13वें दीर्घ शिलालेख में संगम राज, चोल, पांड्य और चेर का उल्लेख मिलता है। यद्यपि इन अभिलेखों में दक्षिण के 2 अन्य राज्य सातयपुत्र और ताम्रपर्णी लंका का भी उल्लेख मिला है। गोरखपुर जिले में स्थित सोहगौरा, देखिए गोरखपुर जिले में स्थित सोहगौरा के एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय का माना जाता है। इस अभिलेख में खाद्यान्न के देश संकट काल एवं उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो ये हो गया आपका मौर्य साम्राज्य के बारे में और 16 महाजनपदों के बारे में। अब हम अगली क्लास में देखेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में और फिर गुप्त काल के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।